सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रिपल स्टडी पॉइंट पर। लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था। तो हमने प्लास्टिड में क्लोरोफिल की संरचना के बारे में पढ़ा था। एक बार वो वापस देख लेते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त अंग होता है, ठीक है, जिसमें झिल्ली युक्त संरचना होती है। एक थाइलेकोइड होती है। इस पूरे पार्ट को, ढेर को ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे ग्रेनम जब आपस में मिल जाते हैं तो ये सारे ग्रेनम को हम ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। ये आप लास्ट क्लास में एक बार देख लेना, थोड़ा उल्टा हो गया था, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले राइबोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम की जो खोज थी जॉर्ज पैलेडे द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका जो नाम है राइबोसोम, रॉबर्ट्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है। पूरा नाम है R.B. रॉबर्ट्स, ठीक है। यह झिल्ली रहित अंग होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट, अर्थात यह यूनिवर्सल ऑर्गन होता है, अर्थात सार्वभौमिक अंग होता है। सार्वभौमिक अंग, ठीक है। सार्वभौमिक अंग क्यों होता है? क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है। हालांकि ये अलग अलग होता है, एक में 70S होता है और एक में 80S होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सार्वभौमिक अंग होता है। जो राइबोसोम है इसमें दो उप इकाइयाँ होती हैं, दो उप इकाइयाँ प्रेजेंट, ठीक है। एक बड़ी उप इकाई होती है और दूसरी छोटी उप इकाई होती है, ठीक है। अब हम बड़ी उप इकाई की शेप देखेंगे और एक छोटी उप इकाई जो होती है उसकी शेप देखेंगे कि यह कैसी होती है, ठीक है। संरचना में देखते हैं कि हम दो उप इकाइयाँ होती हैं। बड़ी जो उप इकाई है वो गुंबद के आकार की होती है, ठीक है। और जो छोटी उप इकाई है वो अंडाकार होती है, अर्थात इसकी जो शेप है, बड़ी उप इकाई गुंबद के आकार की, ये गुंबद के टाइप की, और छोटी ऐसे अटैच होती है अंडाकार, ठीक है। जिसमें प्रोटीन की वो होती है लास्ट में एमिनो एसिड और एक ये चैन होती है। ये लास्ट में एमिनो एसिड हो गया, अलग कलर से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। जो भी tRNA इन द एंड में tRNA हो गया। ये पॉलीपेप्टाइड चेंज हो गई, चेन है। ये एमिनो एसिड है। ये बड़ी उप इकाई, ये छोटी उप इकाई है। ये tRNA है और इन दोनों को अटैच करता हुआ एक mRNA होता है, ठीक है। ऐसी संरचना होती है इसकी, राइबोसोम की।
अब ये राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस सेल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। एक प्लास्टिड में हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल की हमने संरचना देखी थी, उसमें भी पाए जाते हैं। एक जो थी RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। हालांकि जो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम, ये हम अभी पढ़ेंगे कि 80S क्या होता है और 70S। बाकी जो बच गए इनमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अभी 70S और 80S क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अस्सी एस जो राइबोसोम है, इसकी जो बड़ी यूनिट है, अभी हमने जो पढ़ा था कि 2 सब यूनिट होती है, छोटी और बड़ी। इसकी जो बड़ी यूनिट है वो 60S होती है, जबकि जो छोटी यूनिट है ये बड़ी यूनिट, बड़ी उप इकाई। ठीक है, बड़ी जो इकाई है 60S की, और जो छोटी उप इकाई है वो 40S प्रकार की होती है, छोटी उप इकाई। ठीक है, और 70S जो राइबोसोम है इसमें बड़ी जो उप इकाई है वो 50S की होती है, बड़ी उप इकाई। और जबकि छोटी जो उप इकाई है वो 30S की होती है। ठीक है, यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इनमें पाया जाता है। ठीक है, और एक केंद्रक में भी पाया जाता है। केंद्रक में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम के हम कार्य देखते हैं। तो राइबोसोम क्या है कि एमिनो एसिड से प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। एमिनो एसिड से प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम भूमिका निभाता है। इस जो प्रक्रिया को है, ये जो प्रक्रिया है वो अनुलेखन कहलाती है। ठीक है, अनुलेखन में राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल या फिर सेल इंजन, कोशिका का प्रोटीन गृह या कोशिका इंजन। ठीक है, एमिनो एसिड से प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। इसी कारण से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल या फिर सेल इंजन कहते हैं। कोशिका का प्रोटीन गृह या फिर कोशिका इंजन, ये इसका कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेल ऑर्गन हम पढ़ेंगे वो है लाइसोसोम। ठीक है, इसकी खोज की जब हम बात करते हैं
तो इसकी खोज की थी क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा। ठीक है, खोज की थी क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था यह एकल झिल्ली युक्त अंगक होता है, झिल्ली युक्त अंग। ठीक है, प्रोकैरियोट में झिल्ली युक्त अंग एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में एब्सेंट, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट में प्रेजेंट। यूकैरियोट में भी लाइसोसोम जो है मेनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट। ठीक है, प्लांट सेल्स में बहुत ही ना के बराबर या फिर एब्सेंट ही होते हैं। ठीक है ना, पर होते हैं। एनिमल सेल्स में मेनली रूप से लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, एकल झिल्ली युक्त अंग होते हैं। क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा खोज की गई थी 1955 में। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्होंने अध्ययन जब किया था तो एक झिल्ली युक्त अंग की खोज की थी, लाइसोसोम की। ठीक है, ये बेसिक वो हो गई। जब हम इसकी संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो यह गोलाकार पाया जाता है, कोशिका में यह गोलाकार होता है। ठीक है ना, राउंड शेप, ये राउंड शेप हो गया। ठीक है, एकल झिल्ली युक्त होता है, ये मेम्ब्रेन हो गई इसकी। मेम्ब्रेन के अंदर के पार्ट को ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, ल्यूमेन, मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है उस पूरे को ल्यूमेन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ल्यूमेन में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से हो गए? लाइपेसेज हो गई, लाइपेसेज, हाइड्रोलेजेज। इस प्रकार से 50 से अधिक प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, वसा जो है, इनके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस जो ल्यूमेन की पीएच है, पीएच जब हम देखते हैं तो इसकी पीएच 4 से 5 होती है, अर्थात यह एसिडिक प्रकृति की होती है। जैसे कि हमारा स्टोमक है, आमाशय है, उसकी एसिडिक प्रकृति होती है, उसी प्रकार ल्यूमेन की जो प्रकृति है एसिडिक होती है, जिसकी पीएच 4 से 5 होती है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम जो है वो बनता कैसे है, अर्थात सेल में ये आता कहाँ से है। लाइसोसोम में 50 से अधिक प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, 50 से अधिक। डीपली तो जाएंगे हम नहीं, डीपली तो हम नहीं जाएंगे कि कैसे बनता है, थोड़ा सा देखेंगे। 50 से अधिक एंजाइम प्रेजेंट। ठीक है, इन जो एंजाइम का है संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है, जब इनके द्वारा ये एंजाइम 50 से अधिक एंजाइम संश्लेषित हो जाते हैं तो कोशिका का एक ऑर्गन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये एंजाइम को एक थैली या फिर पुटिकाओं, थैली या पुटिकाओं में एकत्रित कर देता है, अर्थात इकट्ठा कर देता है। जैसे ये 50 से अधिक एंजाइम हो गए जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा स्रावित हुए थे। इन एंजाइम को एक थैली या पुटिका के रूप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एकत्रित कर देता है, अर्थात इस तरह बाहर एक लेयर बना देता है। ठीक है,
और इसके अंदर ये एंजाइम आ जाते हैं। यह आगे चलकर बड़ी हो जाती है और अम्लीय प्रकृति की एक बड़ी पुटिका के रूप में विहित हो जाती है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। ये हमने देखा है कि लाइसोसोम बनता कैसे है एग्जैक्टली। 50 से अधिक एंजाइम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा स्रावित होते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन एंजाइमों को एक थैली या पुटिका में एकत्रित कर देता है, जो कि आगे चलकर एक बड़ी अम्लीय पुटिका में बदल जाता है, जो कि लाइसोसोम होता है। अब हम लाइसोसोम के कार्य पढ़ेंगे कि लाइसोसोम कोशिका में क्या काम आता है। ठीक है। कार्य अभी हमने पढ़ा था कि 50 से अधिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी का पाचन करते हैं। जब कोशिका में अनुपयोगी पदार्थ उत्पाद बनते हैं तो यह लाइसोसोम अपने अंदर ग्रहण कर लेता है उन पदार्थों को और उनका पाचन या भक्षण कर जाता है। ठीक है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को दूर करने का काम लाइसोसोम करता है। साथ ही जब कभी कोशिका मृत हो जाती है या फिर कार्य करने में सक्षम नहीं होती है तो लाइसोसोम फट जाता है और जो एंजाइम है इसके अंदर के वो बाहर आ जाते हैं एवं एंजाइम सेल मेम्ब्रेन का पाचन कर जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन का पाचन, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड, लिपिड और प्रोटीन की मेनली बनी होती है, जिसमें कि इनको पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। तो सेल मेम्ब्रेन का जब पाचन हो जाएगा तो सेल का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सेल का अस्तित्व खत्म। जब सेल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली। ठीक है। कार्य तो इसका यह है कि अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, पाचन कर जाता है, लेकिन जब सेल कार्य करने में या फिर कभी कभी यह जब नष्ट हो जाता है तो खुद ही अपनी सेल का पाचन, सेल मेम्ब्रेन का पाचन कर जाता है, जिससे सेल का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है रिक्तिका। वैक्यूल। खोज इसकी की थी फेलिक्स के द्वारा। ठीक है। कब की गई थी? 1835 में। ठीक है ना। रिक्तिका एकल झिल्ली युक्त अंगक होता है। ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने यह पढ़ लिया था कि एकल झिल्ली युक्त अंग होता है। इसकी प्रकृति अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल इसकी प्रकृति होती है, इसका नेचर सेमी परमिएबल होता है। साथ ही इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, जिसकी आउटर लेयर होती है वैक्यूल की, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल में यह 90 से 95% स्पेस घेरती है। ठीक है। 90 से 95% भाग प्लांट सेल का होता है वो वैक्यूल घेरती है, जबकि जो एनिमल सेल्स है उसमें ये बहुत छोटी होती है। ठीक है। ये इसके कुछ
जनरल नॉलेज है, सामान्य जानकारी है। खोज फेलिक्स के द्वारा की गई थी। एकल झिल्ली युक्त होता है, अर्धपारगम्य इसकी प्रकृति होती है झिल्ली की, और टोनोप्लास्ट इसे कहते हैं। प्लांट सेल में 90 से 95% स्पेस घेरता है, जबकि एनिमल सेल्स में यह बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है। कार्य, अभी हमने पढ़ा था कि जो ये हैं लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट ही होते हैं लगभग सीख। तो लाइसोसोम का जो भी कार्य है वो रिक्तिका के द्वारा प्लांट सेल में किया जाता है। लाइसोसोम का कार्य, ठीक है, प्लांट सेल में लाइसोसोम का कार्य रिक्तिका के द्वारा किया जाता है। अब यह पदार्थों का संचय करती है। ठीक है, जो वैक्यूल है प्लांट और एनिमल सेल्स में पदार्थों का संचय करती है। अब ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं? मेनली जो होते हैं ये हैं खनिज लवण, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम, गैसेज हो गई O2 CO2, ठीक है ना। दूसरा जल, जल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा एमिनो एसिड, मेनली इन दोनों की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूल में। फिर इसके बाद खनिज लवण और गैसेज होती है। ठीक है, पदार्थों का संचय का कार्य करती है, प्लांट सेल में लाइसोसोम का कार्य करती है। गैसेज होने के कारण, वैक्यूल में गैसेज प्रेजेंट होने के कारण, गैसेज उपस्थित होने के कारण जो जलीय पौधे हैं उनमें फ्लोटिंग का कार्य, तैरने का कार्य, तैराने का कार्य वैक्यूल के द्वारा किया जाता है। प्लांट सेल में जो जलीय पादप है उनमें जो रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं उनमें गैसेज O2 CO2 ये प्रेजेंट होती हैं, जो कि उसमें उनको फ्लोटिंग में सहायता प्रदान करती है, अर्थात तैराने में सहायक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्य हम देखते हैं वह है प्लांट सेल्स, पादप सेल्स में टर्जिटी स्फीति प्रदान करती है। अब ये टर्जिटी क्या होती है? ये प्लांट सेल्स हो गई, आउटर लेयर सेल वॉल, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। 90% जब सेल वैक्यूल हो गई, ये 90% वैक्यूल, ठीक है, इसके अंदर खनिज अमीनो एसिड जल जब भरा होगा तो इससे एक प्रेशर बिल्ट होता है, टर्जिट प्रेशर, स्फीत दाब, जो कि सेल मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ पुश करता है, अर्थात यह अपने बाह्यतम अधिकतम आकार ग्रहण करती है। इस अवस्था को स्फीत अवस्था कहते हैं, पूर्णतः स्फीत अवस्था, और यह प्रक्रिया स्फीति कहलाती है। ठीक है ना, टर्जिटी। साथ ही यह प्लांट सेल्स को कठोरता प्रदान करती है, प्लांट सेल्स को, ठीक है ना। एनिमल सेल्स में जल की सांद्रता मेंटेन करती है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल जल की सांद्रता को मेंटेन करती है, छोटी छोटी तो पाई जाती है, ठीक है ना, और साथ ही जल की सांद्रता मेंटेन करती है। ठीक है, ये हो गए वैक्यूल के कार्य।
नेक्स्ट क्लास में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स और केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।